3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। नमस्कार। चुनावी चंदे का मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नई नई दलीलें अदालत में पेश की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार उन दलीलों को दरकिनार करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे चुनावी चंदे से संबंधित सभी जानकारी संपूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन उन सभी जानकारी और दस्तावेजों को अपने वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआती दौर से ही लगातार चुनावी चंदे के मुद्दे पर आनाकानी करता रहा है। हम सब देखे हैं कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अदालती फैसले को मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश होती रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन के बहाने चुनावी चंदे के मुद्दे को चुनाव बाद तक टालने की कोशिश होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण पीठ के द्वारा लगातार एसबीआई की उन कोशिशों को खारिज किया गया, उनको विफल बनाया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो पीठ है उसकी तरफ से बहुत ही स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और उन आदेशों को लगातार दोहराया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी निर्वाचन आयोग को दे और इलेक्शन कमीशन उन जानकारियों को अपने वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करे या जनता के लिए उपलब्ध कराए। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और अगर ये फैसला सही ढंग से लागू हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता का एक नया आयाम जुड़ जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश और दुनिया के जाने माने वकील हरीश साल्वे पेश हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित हुई है, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, उसने आज भी हरीश साल्वे की दलीलों को सुनने के बाद, अलग अलग पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एक बार फिर अपने पूर्व में दिए गए फैसले पर अमल करने का निर्देश जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर 21 मार्च तक का समय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ कर दिया है कि 21 मार्च तक संपूर्ण जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई संपूर्ण जानकारी को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जिससे देश की आम नागरिक, आम जनता चुनावी चंदे से जुड़े हुए हर जानकारी को आसानी से पढ़ सके, आसानी से अवगत हो सके। ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बना था। हम सब जानते हैं कि जिस समय इस कानून को बनाया गया था उस समय सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने दावा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून बनने के बाद चुनाव में चंदा देने के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता को काले धन के इस्तेमाल से निजात मिलेगा और इसके पहले चुनाव में जिस तरह से काले धन का इस्तेमाल होता रहा है, जिस तरह से काले धन के जरिए कॉरपोरेट्स और औद्योगिक घराने अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान आर्थिक मदद करते रहे हैं, उस पर अंकुश लगेगा, लगाम लगेगा।
लेकिन जो जानकारी अब निकल के सामने आई है इलेक्टोरल बॉन्ड के आंशिक खुलासे के बाद, वह भी खुलासा तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निर्वाचन आयोग को। उसको देख ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस मकसद, जिस उद्देश्य, जिस मंशा से कानून का रूप दिया गया था, वह मकसद न तो पूरा हुआ, न उस कानून का उद्देश्य पूरा हुआ। यहाँ तक कि जिस काले धन को रोकने की कोशिश के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड कानून बनाया गया था, वह काला धन भी नहीं रुका। और जो जानकारी अब तक सार्वजनिक हुई है, अगर उन जानकारियों का बारीकी से विश्लेषण किया जाए, उन चंदा देने वाली कंपनियों का प्रोफाइल, उनका बैलेंस शीट, उनका पीएनएल बारीकी से अध्ययन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि बॉन्ड के जरिए तमाम कंपनियों ने काले धन का ही इस्तेमाल किया है और अपने चहेते राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। तो इससे एक बात साफ हो गई है कि कानून बना तो था काला धन को रोकने के लिए, कानून तो बना था कि चुनावों के दौरान अलग अलग औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट्स ग्रुप्स अपना काला धन राजनीतिक दलों को देकर जो बाद में चुनावों के बाद जो फेवर लेते थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन हुआ उसके उल्टा।